बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर 3 साल बाद एक आवाज़ उठती है और वो आवाज़ ये है कि हुकूमत सही नहीं चल रही है, हुकूमत को तब्दील होना चाहिए और तब्दीली के इशारे बड़े वाज़े हैं। शहबाज शरीफ को भी इन्हीं मुश्किलात का सामना है। जब ये आवाज़ ना सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों से, पार्टी के अंदर से, बल्कि हमें उन पावरफुल कॉरिडोर से भी उठती हुई नजर आ रही है कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाया जाए, इसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। उसमें एक बड़ा मसला फेडरेटिंग यूनिट्स का है। क्या हुकूमत जो है वो इस मामले पर तैयार हो जाएगी? मुल्क के मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स में इंतजामी तौर पर तकसीम किया जाएगा। क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो जाएगी? पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती नजर आती है और यह सिस्टम का निजाम इन्हीं दो पार्टियों से मिलकर जुड़ा है। क्या ये दोनों जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे पे अब जो तनकीद कर रही हैं, अलहदगी इख्तियार करेंगे या नहीं? हुकूमत के 5 साल कैसे होंगे? शहबाज शरीफ जो काबीना है वो 5 साल मुकम्मल कर पाएगी या नहीं? इस पर आज डिबेट करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई जो है वो इस टाइम ना सिर्फ एहतजाज की बात कर रही है, बल्कि पीटीआई के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय अपनाए हुए हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स की जब बात की जाए, पीटीआई का एक धड़ा कहता है फेडरेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए और इमरान खान साहब इसके हक में थे, लेकिन कुछ पीटीआई के रहनुमा ये कहते हैं कि सब कुछ से पहले इमरान खान साहब को बाहर लाना बड़ा जरूरी है। और यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नजर आ रही है, जहां पे बैरिस्टर अकील ये कह रहे हैं कि फेडरेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान इसके मुखालिफ है। इस पर बात करने के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आगाज करेंगे सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है उससे। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बिठा देना चाहिए, चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, लेकिन मुल्क के तमाम मसाइल इसमें हल होने चाहिए। पीटीआई किस तरह से देखती है मोहसिन नकवी की बात? आपको पता है कि जब वो कन्वे होती है तो उसे कहीं और से समझा जाता है। आपकी तरफ अगर कोई ऐसा हाथ बढ़ाया गया, आपका क्या जवाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ज़ैदी साहब जो बात नकवी साहब कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है 2024 के इलेक्शन से पहले इसी तरह की एक बात मैंने की थी। आप ही के साथी हैं एक सीनियर एंकर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और मैंने उस वक्त की बात की थी कि अगर हमने अभी कोई सियासी बड़े लेवल पे कोई डायलॉग नहीं किया, कोई बैठक नहीं हुई और आगे का जो लाहे अमल है वो तय नहीं हुआ, उस वक्त अलवी साहब सदर थे, तो फिर कोई एक जमात रोड पे होगी, फिर यही एहतजाज होंगे, यही धांधली का शोर होगा और निजाम फिर दरम बरम हो जाएगा। उस बात पे मोहसिन नकवी साहब पहुंचे, लेकिन थोड़ा देर कर दी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है और इमरान खान साहब भी इस डायलॉग का हिस्सा बनते हैं, इंक्लूडिंग हमारी सीनियर क़यादत, बिल्कुल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की जो सीनियर तरीन क़यादत है, उनको एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए बैठना चाहिए। और ये बात जो अभी मोहसिन साहब ने की है, एक तो मैंने इलेक्शन से पहले की, दूसरा मुझे इस पे थोड़ा सा बस आधा मिनट दें। 2024 का जब इलेक्शन हो गया, 16 फरवरी 2024 को मुझे खान साहब के साथ अडयाला जेल मिलने का मौका मिल गया। मेरे साथ हमारे एमएनए सरदार लतीफ खोसा और एमएनए आमिर डोगर साहब थे। वहां मैंने जनाब इमरान खान साहब को एक बात की और एक मकसद के लिए मैंने की, क्योंकि अभी मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं बनी थी और मुझे ये तवक्को थी, मुझे ये उम्मीद थी कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे हमारा खोया हुआ मैंडेट हमें मिल जाए और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे वोट इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को पड़ गया था तब, तो मुझे ये फिक्र थी कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे इस निजाम का डर दूर हो, तो हो सकता है कि खान साहब की रिहाई का भी रास्ता बने और कोई सियासी रिकंसिलिएशन हो और ये मुल्क एक अच्छी जगह पे चल पड़े। तो मैंने खान साहब को तब एक बात की थी कि खान साहब, आपने पिछले साल यानी 2023 का मैंने हवाला दिया, रमजान में आपने बात की थी फतह मक्का मॉडल की, कि अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो जाती इंतकाम नहीं लेंगे, बाकी किसने अगर वो गलत काम किया तो इदारा अदालत जाने और वो जाने। तो उस पर खान साहब ने मुझे एक बात की जो बार आके मैंने कर दी। उन्होंने कहा कि यस, बिल्कुल उस पर आज भी मैं बिलीव करता हूं कि हमने जाती इंतकाम नहीं लेना। और उन्होंने फिर नेशनल मंडेला साहब की मिसाल दी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को उठाया,
उस पे उन लोगों ने, वेस्ट ने अमल किया और उन्होंने एक लफ्ज यूज किया, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और उन्होंने कहा कि ये बना के साउथ अफ्रीका देखें अपार्टहीड से निकल के, नस्ली इम्तियाज से निकल के कहां का कहां पहुंच गया। तो वो बात मैंने बार इस मकसद के लिए की कि एक तो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता बने, और दूसरा अगर किसी की इमरान खान साहब से कोई डर है, खौफ है कि खान साहब बाहर निकल के पता नहीं इंतकाम के रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो उनको मैं मैसेज देना चाहता था कि वो अंदर बैठा आदमी कौम का लीडर है, वो जाती इंतकाम के लिए थोड़ी ना आया है, वो मुल्क के लिए सोचेगा। तो यस, आई थिंक कि तमाम सियासी जमातों को बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जो सियासी केसेस हैं वो, शाह महमूद साहब सारे बाहर आए, एक सियासी फजा बने। उसके बाद मियां साहब हो गए, खान साहब हो गए, मौलाना साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, सबको बैठना चाहिए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है किस तरह से खत्म होगा? जैसे आपने कहा कि कोई जाती इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन हम सबको मालूम है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। इसको खत्म करने के लिए कौन पहले हाथ बढ़ाएगा, किस तरह से हाथ बढ़ाया जाएगा, और क्या ये पॉसिबल भी है? इमरान खान साहब इस मुल्क के चंद बड़े नामों में से हैं। बड़े बोल से अल्लाह हमें बचाए, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, लेकिन जिनको इस कौम ने बहुत प्यार किया, बहुत जाना, बहुत माना, उनमें से एक हैं। तो इंसान कट जाता है लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटता, कोई भी स्टेट्समैन हो, कोई भी लीडर हो। खान साहब ने साबित किया है, 3 साल हो जाएंगे 4 दिन बाद, 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था, वो अपने प्रिंसिपल पर पीछे नहीं हटे। तो अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं, क्यों वो पीछे हटेंगे? वो अपनी सियासी जितना उनका नाम है क्या उसको दाव पे लगाएंगे? लेकिन उसके लिए ज़ैदी साहब जरूरी है कि पहले उनको इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है एक नेशनल लीडर के, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के, वो उनको दिया जाए। और बिल्कुल मैं तो कहता हूं, मैंने परसों भी एक ट्वीट की, मुझे कोई आप मौका दे, मैं जाके खान साहब से मिलता हूं। मुझे अगर हुकूमत एक अपॉर्चुनिटी देती है, किसी को नहीं मिलने दे रही, मेरा भी 1.5 साल से दाखिला बंद है, मैं खान साहब से जाके बात कर सकता हूं, और जो उनकी बात है वो बाहर हम कर सकते हैं, या कोई और सियासी लीडर हमारा जा सकता है। लेकिन खान साहब, ये बात जब हम करते हैं तो वो कहते हैं कि खान साहब तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। खान साहब के पास जाके मुख्तलिफ लोग हमने भेजे, वो जाकर बात भी करते हैं, लेकिन खान साहब अपनी बात पर रहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं। इससे कबल आपको मालूम है कि डील वाली बात भी सामने आई थी, खुद हामिद मीर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि खान साहब को डील ऑफर हुई, उन्होंने कहा नहीं। अब अगर आप कह रहे हैं कि एक मौका दिया जाए, आप जाकर कोई बात करेंगे, कोई ट्रस्ट डेफिसिट कम करने की बात होगी, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट कि ऐसा खान साहब ऐसी कोई चीज मान लेंगे? देखें, इमरान खान साहब के साथ मेरी एक उम्र गुजर गई। उनको अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो उनके जहन को वो अपील करती है, उनको आप कन्विंस करते हैं, वो आपकी बात मान भी लेते हैं। कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ खुशामद करता है या कोई अपनी किसी मकसद के लिए कोई बात करता है, खान साहब उसकी बात से क्यों कन्विंस होंगे? लीडर आपके लिए आपके एक वालिद की तरह होता है। जिस तरह आप अपने वालिद के साथ बात करते हैं, और कोई चीज अगर आप समझते हैं कि उसके लिए अच्छी है, आप उसको बात करते हैं, तो वो आपकी बात, अगर आपकी बात में वजन है, वो सुनता है। तो खान साहब को तो मैंने हमेशा सुनता हुआ पाया। आखिरी भी जब मेरी उनसे मुलाकात सेकंड लास्ट हुई थी नवंबर 2024 के एहतजाज के बाद, तो फिर मेरी वहां उन्होंने दाखिला बंद कर दिया इन लोगों ने। लेकिन आखिरी जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी साथ, और केस चल रहा था खान साहब का। मेरे ख्याल में अलकादर था शायद, या तोशा खाना था, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन इनमें से कोई एक केस था। और मैंने खान साहब को 3 बातें की, उन्होंने गौर से सुनी, उन्होंने कोई मुझे नहीं रोका, उन्होंने बड़े खामोशी से सुनी, और उस पर वो सोचते रहे। मैंने उनको एक बात ये की कि कोई आपको ये कहता है ना कि बाहर 10 लाख बंदा रोड पे है और जो है एक अवामी इनकलाब तैयार है, खान साहब लोग आपको वोट डालने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पंजाब में इतना जुल्म कर दिया है कि पंजाब में लोग बड़ी मुश्किल से अब निकलेंगे। हाँ, अगर कोई माहौल ऐसा बनता है कि इलेक्शन का माहौल होता है, तो पूरा मुल्क वोट के लिए तैयार है। हाँ, 10 लाख 15 लाख बंदा रोड पे नहीं है, कोई आपको कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, उनको मैंने कहा कि ये 26वीं तरमीम हो चुकी है, और मैंने इस तरह जज साहब की तरफ इशारा किया, उनकी तरफ नहीं, मतलब इशारा जुडिशरी की तरफ था कि 26वीं तरमीम के बाद, पहले तो अगर थोड़ी बहुत कोई उम्मीद थी, 26वीं के बाद तो अब कोई उम्मीद इन अदालतों से नहीं। आपके केसेस सारे सियासी हैं, अगर इन अदालतों पर चले गए तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, 200-250 केसेस हैं आपके। तो उनको मैंने फिर ये बात की कि डील कभी भी नहीं, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग से अगर आपको आगे का रास्ता निकलता है, आप इस जगह से निकलिए। और आखिरी मेरे उनको अल्फाज ये थे
कि आपका और इस कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, आपको जेल में रख के कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, आपका वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ये सारी बातें मैंने की, खान साहब ने सुनी। तो मैं पहले भी ये बात करता था, मैं आज भी ये बात करता खान हूं, साहब ने आगे इस भी पर मैं ये क्या बात आंसर करूंगा। किया? ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट तीनों बातें आप पर्टिनेंट हैं जिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रियलिटीज हैं। खान साहब ने क्या कहा इस पर? खान साहब ने इस पे कोई नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने खामोशी से सुना। बाबी भी, बुशरा बीवी भी साथ बैठी हुई थी। और मैं इसके अलावा बड़ी बातें हुई हैं, मौका मिलेगा तो आपके साथ बातें करेंगे। लेकिन मैंने हमेशा, देखें, मैं एग्जांपल आपको एक और देता हूं, पता नहीं प्रोग्राम के दामन में कितना वक्त है। 2013 सदारती इलेक्शन था, हम नई नई अपोजिशन बने थे। मरहूम ममनून साहब, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, वो सदारती उम्मीदवार थे मियाँ साहब के। और पीपल्स पार्टी भी मुकाबले में खड़ी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि कैंडिडेट शायद जरदारी साहब हों, या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। लेकिन हमारी तरफ से ये बात चल रही थी कि क्या हम बॉयकॉट करें या इलेक्शन में जाएं सदारती में। तमाम की तमाम सीनियर क़यादत इल्ला माशाल्लाह अलवी साहब को छोड़ के सब कह रहे थे कि बॉयकॉट करें। मैं पहला नया नया एमएनए बना था, आई वाज इन माय मिड 30s। हाँ साहब मुझे ज्यादा उस जमाने में जानते भी नहीं थे क्योंकि मैं नया एमएनए बन के आया था, यंग सा। तो मैं सारी बातें सुन रहा था, मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा खान साहब एक बात करूं, देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐसे ही एक ड्रामेबाजी कर रही है जिस तरह आज करती है। नूरा कुश्ती लड़ रही है, वो उनके साथ मिले हुए लोग हैं। हम 30-35 हैं लेकिन हम जेन्युइन अपोजिशन है। आज अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, सदारती इलेक्शन में, तो पूरा मुल्क जान लेगा कि असल अपोजिशन कौन है, असल लीडर इमरान खान। तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो मैंने देखा बड़ी सीनियर क़यादत ने मेरी बात की नफी की। खान साहब ने मेरी बात मानी और उन्होंने इलेक्शन में चले गए। अगले तो मुझे जस्टिस वजीउद्दीन साहब की कॉल आ गई। उन्होंने कहा यंग मैन आपका शुक्रिया, आपने इलेक्शन के लिए कन्विंस किया खान साहब को। तो यस अगर आप खान साहब की कोई व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम योर स्टेटमेंट इज कि आप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने डिफरेंसेस कम करने के लिए तैयार हैं, और खान साहब की भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और ये डिफरेंसेस जो है खत्म हो जाएंगे, ये गैप जो है वो ब्रिज हो जाएगा, और इसके लिए कोशिशें भी आप करेंगे। देखें, इमरान खान साहब ने ये बहुत मौकों पे ये बात की है कि मैं, मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। उनका सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मेरा है, और मेरा उनसे भी पहले है इस इशू पे निज़ाम के साथ, क्योंकि जब एक 1 पेज का जमाना था तो उस जमाने में मैं वाहिद शख्स था एमएनएज या पीटीआई लीडरशिप में जिसने उस जमाने में कौमी असम्बली में एक स्पीच की थी जिसमें मैंने कहा था कि ये निज़ाम या मुल्क एक बैरिस्टर ऑफ लॉ ने, एक सियासी कारकुन ने बनाया था। मैं सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ हूं। हाँ, फौज इस मुल्क के लिए इतनी ही जरूरी है जितनी बदन के लिए रूह जरूरी है। तो मैंने वो अपना ओपिनियन बहुत पहले दे चुका हूं। खान साहब भी ये चाहते हैं कि फौज मजबूत हो, तगड़ी हो, दुनिया की बेहतरीन फौज हो, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस के इदारे हों, लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में रोल ना हो। तो अगर इस बुनियादी नुक्ते पे कोई इमरान खान साहब से बात करेगा तो खान साहब क्यों नहीं बात करेंगे? खान साहब इंशाल्लाह बात करेंगे। और अगर मतलब बुनियादी नुक्ता ये हो कि नहीं हमारा रोल रहेगा लेकिन हम आपके साथ दोस्ती के लिए तैयार हैं, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? देखिए, पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है। ये कहना कि बिल्कुल आइडियल हो जाए स्विट्जरलैंड की तरह, उसमें बिल्कुल फौज का या इदारों का कोई रोल ही ना हो, नहीं, उनका एक रोल रहेगा, सिक्योरिटी में रहेगा, फॉरेन अफेयर्स में उनका इनपुट आएगा। आपके जो और मामलात हैं जो खासकर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें बिल्कुल आप उनको अपने साथ लेके चलें, उनका ओपिनियन लें। लेकिन सुप्रीम पार्लियामेंट होगी, आईन सुप्रीम होगी, फैसला साजी सिविलियन गवर्नमेंट करेगी, और उसके लिए बेंचमार्क क्या होगा? अब यहां पे मुझे ये बात कहनी दीजिए कि उसमें फिर इमरान खान की बात भी पीछे रह जाती है। उस पर फिर बाबा कौम की वो बात जो उन्होंने स्टाफ कॉलेज पेटा में की कि सिविलियंस विल मेक द पॉलिसी। अगर इस नुक्ते पे हमारे साथ आते हैं तो फौज कौन है? हमारे भाई हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में एक फैसला साजी है वो वापस सिविलियन क़यादत की तरफ आनी चाहिए। बिल्कुल हम साथ रखने के लिए तैयार हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला साजी पार्लियामेंट में होगी, सिविलियन लीडरशिप फैसला साजी करेगी। अगर इस नुक्ते पे आते हैं और अगर ये है कि नहीं कोई स्टूज बन जाए, या अगर ये वाली बात हो ना कि नहीं इनको हटा के अब हमें मौका दें, अब हमें आना चाहिए, इस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद के कोई बात आगे बढ़ेगी, मैं नहीं समझता इमरान खान ने इतनी कुर्बानी इसलिए दी है कि सिर्फ इख्तिदार की खातिर अपने प्रिंसिपल्स को कुर्बान करें, फिर वो
1000 दिनों से जेल में क्यों हैं, फिर हफ्ते बाद ही सर झुका के आ जाते हैं। नो, मैं नहीं समझता खान साहब ऐसी किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात के लिए तैयार होंगे। खान साहब ये बताइएगा, फेडरेटिंग यूनिट्स जिनकी बात हो रही है वो अभी जेर बहस है, इस पर पीटीआई का क्या नुक्ता नजर है? क्या सूबों को तकसीम होना चाहिए मुख्तलिफ इंतजामी ढांचों में? सबसे पहले खान साहब की बात, फिर मैं अपनी एक बात इसमें रखता हूं। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड, एक स्पीच है, मैं आपको भिजवा दूंगा। इसमें खान साहब कहते हैं कि डिवीजन की सतह पे सूबे बनाएं ताकि इख्तिदार लोकल लेवल तक जाए। और ये जो इजारादारी है, जो मूरूसी सियासत है, ये जो सूबों में लोग बराजमान है 50-50 साल से, खानदानों की हुकूमत सूबों पे और फिर पार्टीज के अंदर भी। मैंने क्यों मूरूसी सियासत के खिलाफ एक बात की? मैंने किसी शख्सियत के हवाले से नहीं की थी। मैंने ये कहा था ये मुल्क आम आदमी के लिए ओपन करो यार, इसमें छोटे फेडरेटिंग यूनिट्स बने, छोटे सूबे बने, वहां लोगों की तरक्की के फैसले हों और खानदानों की इजारादारी ना हो। सियासी जमातों में इंटरनल डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन के जरिए जमातों में भी लोग आए, इलेक्शन के जरिए मुल्क में भी लोग इख्तिदार में आए। तो खान साहब तो छोटे सूबों के हक में हैं, लेकिन देखिए छोटे सूबों पे बात तब होगी जब पहले इमरान खान साहब को तो बाहर लेके आएंगे ना। जेल में रख के इतने बड़े फैसले आप कैसे कर सकते हैं? खुद ही आप कह रहे हैं कि निजाम बैठ गया है। जब निजाम बैठ गया है, और जिस तरह हमारे साथी शेख रशीद साहब कहते हैं करें प्रेसिडेंट बैठ गया है, तो जिन्होंने बैठाया है उनसे तो नहीं आप ठीक कर सकते ना। तो असल जो इंजीनियर है, जो ठीक करने वाला है, वो तो कैदी नंबर 804 है, तो उससे तो बात कीजिए। उसके मतलब ये है आज तो बाकायदा जो इतराजात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दूर हो गए हैं। इमरान खान साहब को जो अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त है, कितने होपफुल हैं आप, या फिर अभी भी आपको ये लगता है कि ये इन अदालतों से नहीं मिलेगा आप लोगों को इंसाफ, ये महज सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, मैं बदगुमानी नहीं करता। मैं खुद बतौर वकील अपनी अदालतों की मैं बेतकरीनी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने भी अपने फैसलों से कोई इज्जत बढ़ाई नहीं। ये पिछले हफ्ते मैं अडयाला था, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर लेके खड़ा था, मुझे हमारे कुछ साथी खड़े थे, हमें अंदर मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसको मैं खुशाइन समझता हूं। अगर खान साहब जेल से अस्पताल शिफ्ट होते हैं तो उनके किसी हमदर्द को इससे खुशी ही होगी, तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं, हाउ मेनी चांसेस आर देयर, सिचुएशन को देखते हुए आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? पहले भी एक मौका बना था, फिर कुछ लोगों की गलत उससे वो जाया हुआ, वरना खान साहब रमजान से पहले शायद अस्पताल शिफ्ट हो जाते। तो मैं समझता हूं वो बड़ा मौका जाया किया, जिसने भी किया ज्यादती की है खान साहब से। लेकिन मैं ये समझता हूं इन अदालतों में काम करने के बाद और सियासत में भी कुछ अरसा रहने के बाद 3 बार अल्लाह ने मुझे मौका दिया पार्लियामेंट में आने का। मैं ये समझता हूं कि सियासी मसाइल का हल अदालतों से कभी नहीं निकलता। सियासी मसाइल कहीं बैठ के हल होते हैं, जब वो हल की तरफ जाते हैं तो फिर अदालतों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और इसका मतलब डील नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज जहां से बंदी है उधर ही से खुलेगी ना। जेन्युइन केसेस तो है नहीं। अगर इन केसेस में आप पड़ गए तो 200 साल चाहिए, 250-300 केसेस को हल करने के लिए। सियासी केसेस हैं, सियासी मसला है, सियासी क़यादत को कहीं बैठना होगा, वहां मसला हल करना होगा, और उसके बाद मैं समझता हूं अदालतों से भी रिलीफ आएगा। पीपल्स पार्टी वॉन्ट्स टू शेक हैंड विद यू, स्पेशली इन कश्मीर। जब कश्मीर के इलेक्शन आए उन्होंने कहा हम जिम्मेदार क़यादत से हाथ मिलाना चाहते हैं पीटीआई की। आप लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, इत्तेहाद करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब जैसे लोगों को बाहर लाएं। दूसरी चीज यह है कि मुल्क उस जगह पे जैदी साहब पहुंच गया ना कि जाती अनाओं की जंग के अब इसके हम और हवाले नहीं कर सकते। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के कोई रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क रहेगा तो हमारी सियासत रहेगी। बिलावल साहब पॉजिटिव आदमी है, यंग आदमी है, उनसे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर वो करना चाहते हैं तो यस क्यों नहीं। लेकिन वो जाहिर है उसके लिए पहले खान साहब की बाहर आना जरूरी है, क्योंकि फैसला साजी तो वही करेंगे। इस वक्त पार्टी बहुत तकलीफ में हमारी, तो जब तक खान साहब खुद बाहर नहीं आते, कोई एक भी ऐसा शख्स मुझे नजर नहीं आता, इंक्लूडिंग मी, जो कोई डिसाइसिव आगे का रास्ता दे सके पीटीआई की जानिब से। तो आपको अल्टीमेटली जो सुप्रीम लीडर है उसी से, खान साहब से जाके बात करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन हमारे साथ थे, अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।